नमस्कार, मैं हजूम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मंत्रित्व को निलंबित करने की मांग, आंदोलन तेज करने की चेतावनी। राजस्थान सरपंच संघ ने मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। प्राथमिकता के साथ ही सोशल मीडिया पर शेयर करें सूचना। सोशल मीडिया में युवाओं की सकारात्मक भूमिका विषय पर कार्यशाला का आयोजन। जिला मुख्यालय पर 33 प्राइवेट और 13 सरकारी सेंटर समेत कुल 46 परीक्षा केंद्रों पर 23-24 जुलाई को होगी रीट परीक्षा। अनदेखी का शिकार राजकीय प्राथमिक विद्यालय, न चारदीवारी न पानी की व्यवस्था, लगातार गिर रहा नामांकन। अब खबरें विस्तार से। इस बार विधानसभा और लोकसभा चुनावों की तर्ज पर रीट परीक्षा का आयोजन जिला मुख्यालय पर 23 से 24 जुलाई को होगा। जिला मुख्यालय और उसके आसपास बनाए गए कुल 46 परीक्षा केंद्रों पर केवल सरकारी कार्मिक ही लगाए जाएंगे। कलेक्टर नटमल्ली डे ने रीट परीक्षा की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में संबंधित अधिकारियों और परीक्षा केंद्र संचालकों की बैठक ली, जिसमें सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना 100% सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने बताया कि जिला मुख्यालय और उसके आसपास के कुल 46 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें 33 प्राइवेट स्कूल व कॉलेज और 13 सरकारी संस्थान शामिल हैं। 33 प्राइवेट स्कूल व कॉलेज को जिला प्रशासन द्वारा अधिग्रहण किया गया है। जिला मुख्यालय से सर्वाधिक दूर सेंटर पर पेपर पहुंचाने में अधिकतम 45 मिनट का समय लगेगा। रीट की परीक्षा दिनांक 23 और 24 जुलाई को हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय के 46 केंद्रों पर संपन्न की जाएगी। दोनों दिन ये परीक्षा दो पारियों में होगी। सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक, शाम को 3 बजे से 5:30 बजे तक ये परीक्षाएं होगी। सभी 46 केंद्रों पर हमने इनविजिलेटर्स, ACS और CS की नियुक्ति कर दी गई है। कल ट्रेजरी में हमने बहुत सुरक्षा के साथ में हमने क्वेश्चन पेपर रखवा दिए हैं। ये क्वेश्चन पेपर पारी वाइज हम लोग एक पेपर कोऑर्डिनेटर के साथ में, जिसके साथ में 2 पुलिस के सशस्त्र जवान भी होंगे, उनके साथ में ये रवानगी होगी। क्वेश्चन पेपर की पूर्ण सुरक्षा तय की गई है। रीट में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देशानुसार विभिन्न अभ्यर्थियों से बार बार अपील भी अखबार के माध्यम से जारी की गई है कि सभी अभ्यर्थी अपना आई कार्ड और रीट का प्रवेश पत्र एंड नीले या काले रंग के पेन के अलावा अपने साथ कुछ भी नहीं लाएं। चप्पल साधारण सोल वाली पहने, कपड़े छोटी बाजू के पहने, महिलाएं जो गहने वगैरह नहीं पहने। यानी कि जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की गाइडलाइन है उसका अभ्यर्थी सभी लोग पालन करें, ताकि किसी भी केंद्र पर कोई ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो जाए जिसके कारण विवाद हो। सभी जो 46 केंद्र हैं उन पर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से CCTV कैमरा लगा दिए गए हैं। पूरी प्रक्रिया के अंतर्गत एक भी प्राइवेट व्यक्ति को इसमें अलाउ नहीं है। सभी सरकारी कर्मचारी होंगे और सारे लोगों को आई कार्ड जारी किए गए हैं ADM साहब की तरफ से, ताकि किसी भी केंद्र पर कोई भी व्यक्ति बिना प्रवेश पत्र के प्रवेश ना करे। और 46 केंद्रों पर एक पेपर कोऑर्डिनेटर, प्रत्येक 3 केंद्रों पर एक OMR कोऑर्डिनेटर और प्रत्येक 5 केंद्रों पर एक जोनल मजिस्ट्रेट या जोनल ऑफिसर और प्रत्येक 10 केंद्रों पर एक सीनियर RS अधिकारी और पुलिस अधिकारियों की एरिया मजिस्ट्रेट के रूप में ड्यूटी लगाई गई है। यातायात व्यवस्था भी सुगम रखी गई है ताकि अभ्यर्थियों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो। रोडवेज और प्राइवेट बसों का अधिग्रहण करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की थी कि जो भी इस प्रकार के कंपटीशन होंगे नियुक्ति के संबंध में, उस समय अभ्यर्थियों को निःशुल्क परिवहन की सुविधा दी जाएगी। इसके लिए पर्याप्त संख्या में रोडवेज की व्यवस्था की गई है। विभिन्न भामाशाह और धर्मशालाओं के जो संचालक हैं उनके साथ भी हम बैठक कर रहे हैं, ताकि रीट में जो भी अभ्यर्थी आएंगे और परिजन आएंगे उनको निःशुल्क रूप से ठहरने और अच्छे भोजन की व्यवस्था हो। जिला प्रशासन ने पूरी मुस्तैदी के साथ प्रत्येक कदम पर हमने अच्छे से अच्छी तैयारी की है, ताकि ये परीक्षा पूर्ण शुचितापूर्वक संपन्न हो और अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं। राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित रीट परीक्षा 2022 के परीक्षार्थियों को लाने ले जाने के लिए निःशुल्क बसों की व्यवस्था की है। प्रबंधक यातायात विकास कुमार ने बताया कि रीट परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को लाने और ले जाने के लिए रोडवेज और निजी बसें 21 से 26 जुलाई तक संचालित होंगी।
रीट परीक्षा को लेकर हनुमानगढ़ अगार द्वारा कुल 107 बसों की व्यवस्था की गई है और रीट के परीक्षार्थियों को दिनांक 21 से 26 तक निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी गई है। निगम प्रशासन द्वारा हनुमानगढ़, पीलीबंगा, रावतसर, नोहर और बादरा क्षेत्र के परीक्षार्थियों के लिए निःशुल्क बसों की व्यवस्था की गई है। संगरिया और टिब्बी क्षेत्र के लिए परिवहन विभाग द्वारा निजी वाहनों की व्यवस्था परीक्षार्थियों हेतु की गई है। नोहर, बादरा में तकरीबन 40 बसों की व्यवस्था की गई है और हनुमानगढ़, पीलीबंगा इनके लिए बाकी जो 67 बसें बची है वो यहाँ के लिए यूज़ होंगी। कुछ परीक्षार्थी चूरू और बीकानेर जाने वाले भी हैं जिनके लिए अलग से बसों की व्यवस्था भी हमारे द्वारा की गई है। हनुमानगढ़ जंक्शन और नोहर में कंट्रोल रूम के नंबर उपलब्ध करवाए गए हैं जिस पे किसी भी जानकारी के लिए कोई भी परीक्षार्थी फ़ोन कर सकता है। मुख्य प्रबंधक महोदय द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि अधिक से अधिक परीक्षार्थियों को निःशुल्क यात्रा की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए, किसी परीक्षार्थी को यात्रा के संबंध में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं आए। अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे ग्राम पंचायतों के सरपंचों ने पंचायती राज मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कथित तौर पर पंचायती राज मंत्री की ओर से सरपंचों को चोर बताने के उबाल खाए सरपंचों ने पंचायती राज मंत्री को निलंबित करने की मांग कर डाली। इस संबंध में राजस्थान सरपंच संघ के बैनर तले सरपंचों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आज हम कलेक्टर महोदय से मिले। हमारी जो मांगे माननीय मंत्री महोदय से हमने 11/1/2021 से हम लगे हुए हैं। हमें बार बार सांत्वना दी जाती है कि आपके मांगे मान ली जाएगी। कई बार इन्होंने लिखित में भी दिया है कि आपकी मांगे 7 दिन में मांग ली जाएगी। 22 मार्च 2022 को सभी सरपंचों ने 11,300 सरपंच है पूरे राजस्थान के अंदर, सभी सरपंचों ने जयपुर पहुंचकर विधानसभा का घेराव करना था, लेकिन मंत्री महोदय ने 21 तारीख की रात 11 बजे प्रदेश कार्यकारिणी को बुला करके फैसला किया कि आपकी सभी मांगे 3 दिनों के अंदर मान ली जाएगी और आप अपने सरपंचों को वापस लौटा दो। 11,300 सरपंचों को हमने वापस लौटाया और वो अपने घर चले गए और मंत्री महोदय ने आज तक कुछ भी नहीं किया। इसके अलावा अभी मंत्री महोदय का पिछले दिनों दौरा था नागौर में और बाड़मेर में। नागौर में सरपंचों ने 300 सरपंचों ने इकट्ठे होकर मंत्री महोदय का बहुत ज़ोरदार स्वागत किया और बदले में मंत्री महोदय ने सरपंचों को चोर बताया, भ्रष्ट बताया। उनकी जांचें करवाई। 4 बार जांचें करवाने के बाद में जिन अधिकारियों ने जांचें की उन अधिकारियों को भी उन्होंने भ्रष्ट बताया और कुछ अधिकारियों पर कार्रवाई भी की। इसलिए हम नागौर के अंदर 4,000 सरपंच इकट्ठे हुए और हमने निर्णय लिया कि अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। सरपंच कोई मंदिर का घंटा नहीं है जो आकर हर कोई आके बजा जाए। सरपंच एक ऐसा पद है जो 24 घंटे सर्विस देता है। रात को किसी की लाइट नहीं है तो सरपंच को घंटी मारो, किसी का पशु मर गया तो सरपंच को घंटी मारो, किसी के कोई घर के अंदर घरवाला दारू पी के पीट रहा है तो सरपंच को घंटी मारो। मतलब एक मंदिर का घंटा बना रखा है और हमारी सरकार हमारी कोई बात नहीं सुन रही है। इसलिए हमने वहाँ निर्णय लिया कि 20 तारीख को हम तालाबंदी करेंगे। हमने पूरे राजस्थान के अंदर 20 तारीख को तालाबंदी की। अब 25 तारीख को हम जयपुर जा रहे हैं, जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष वहाँ मीटिंग करके और आगे की रणनीति बनाएंगे। हम मंत्री महोदय को मुख्यमंत्री के नाम से आज कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है कि मंत्री महोदय को निलंबित किया जाए, हटाया जाए, नहीं तो सरपंच उग्र आंदोलन करेगा और आर पार की लड़ाई करेंगे। गांव फतेहपुर से चंदूरवाली कैंची मुख्य सड़क का पुनर्निर्माण करवाने की मांग को लेकर टिब्बी पंचायत समिति की ग्राम पंचायत पीर कामड़िया के ग्रामीणों ने सरपंच कलावती के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। सरपंच कलावती के नेतृत्व में कलेक्टर से मिले ग्रामीणों ने बताया कि संगरिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम फतेहपुर से लेकर गाँव चंदूरवाली तक की सड़क पिछले कई वर्षों से खस्ता हालत में है। ये सड़क जगह जगह से टूट गई है और गहरे गड्ढे भी बन गए हैं। आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय से हम मिले, मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन दिया है कि हमारे फतेहपुर से लेकर तंदूरवाली कैंची तक जो सड़क बनी हुई है उसकी हालात काफ़ी खस्ता है। इस सड़क पर आए दिनों दुर्घटनाएं होती है और 2 दर्दनाक दुर्घटना में मौत भी हो चुकी है। सबसे बड़ी जो अब समस्या आ रही है कि रात्रि के समय असामाजिक तत्व, नशाखोरी व लुटेरे इस सड़क पर खड़े होकर
आने जाने वाले लोगों के साथ लूटमार करते हैं। ये ज्ञापन आज मुख्यमंत्री जी के नाम जिला कलेक्टर महोदय को दिया है। इसकी प्रति हम सांसद महोदय को, विधायक महोदय संग्रिया को और PWD मिनिस्टर राजस्थान सरकार उनको हमने भेजा है कि जल्दी से जल्दी इसका समाधान किया जाए, नहीं तो लोगों के द्वारा इसमें जो कि बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाए। नेहरू युवा केंद्र की ओर से शुक्रवार को पुरानी कलेक्ट्रेट स्थित कार्यालय में सोशल मीडिया में युवाओं की सकारात्मक भूमिका विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में नेहरू युवा केंद्र संगठन राजस्थान जयपुर के राज्य निदेशक पवन अमरावत, जिला युवा अधिकारी भूपेंद्र सिंह शेखावत, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विकास के सहायक प्रोग्रामर डॉक्टर केंद्र प्रताप कौशिक ने अपने विचार रखते हुए युवा केंद्र से जुड़े मंडल सदस्यों व NYE ब्लॉक वॉलंटियर्स को सोशल मीडिया से संबंधित अलग अलग पहलुओं के बारे में मार्गदर्शन किया गया। नेहरू युवा केंद्र के राज्य निदेशक पवन अमरावत ने कहा कि सोशल मीडिया के प्रति जागरूक होकर युवा सकारात्मक सोच के साथ विकास के कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने में सहभागी बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया आज के समय में प्रचार प्रसार और जन जन तक अपनी आवाज पहुंचाने का बड़ा सशक्त माध्यम बना है। इसमें युवाओं की भागीदारी की महती आवश्यकता है, लेकिन ये संवेदनशील मुद्दा भी है। इसलिए किस प्रकार सकारात्मक सोच रखकर विकास के कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी हो सके, इसके लिए नेहरू युवा केंद्र की ओर से ये कार्यशाला आयोजित की गई है। तो आज ये तो दिवस तो है ये, और दूसरा कार्यक्रम ये भी है कि आज ब्रेन डे भी है, और इसके साथ साथ हमारा राष्ट्र की आन बान शान राष्ट्रीय ध्वज अंगीकरण डे भी है। तो इसकी उपलब्धता की सोशल मीडिया का ब्रेन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और हमने कार्यक्रम रखा, और इसमें देखो कोइंसिडेंस हुआ है कि साथ में ब्रेन डे भी है आज के दिन। तो सोशल मीडिया का हर किसी पहलू का दो उसके आयाम होते हैं, एक तो सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। यदि हम नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव को सबसे पहले ले तो सोशल मीडिया के माध्यम से यहाँ पर मैं आया, रात में 10 बजे लगभग 9:30 बजे घर पहुंचा, तो मुझे जैसे ही ग्रुप के माध्यम से सूचना मिली कि ग्रुप के अंदर ये कार्यक्रम हो रहा है, तो मैंने देखा और मैंने सिर्फ सीधा कॉल किया और कॉल करके योगेंद्र जी को बताया कि मैं आ रहा हूँ सुबह। तो ये भी एक सकारात्मक फायदा है जिसके कारण मैं यहाँ पर पहुंच पाया। और दूसरा, आप सभी जुड़े, कहीं ना कहीं मैं गलत भी हो सकता हूँ कि आपको भी जानकारी इसकी सोशल मीडिया से मिली होगी। और युवाओं को जोड़ने के लगभग, हमारा देश एक लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण होता है कि सभी लोग एक साथ एक मंच पर जुड़ सके। आज का कार्यक्रम सोशल मीडिया में युवाओं की भूमिका विषयक नेहरू युवा केंद्र से जुड़े हमारे जो युवा मंडलों के साथी हैं और ब्लॉक वॉलंटियर्स हैं NYV, उनको जागरूक करने के लिए रखा गया था, जिसमें सोशल मीडिया से संबंधित जो अलग अलग पहलू हैं इन सब के ऊपर इन युवा साथियों को मार्गदर्शित किया गया है कि किस प्रकार से युवा सोशल मीडिया के प्रति जागरूक होकर सकारात्मक सोच के साथ में विकास के कार्यक्रमों को जन जन तक पहुंचाने में सहभागी बन सकते हैं। चूँकि मीडिया आज के समय में एक बहुत सशक्त माध्यम है प्रचार प्रसार के लिए भी और जन जन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए भी, तो इसके लिए युवाओं की भागीदारी इसमें बहुत ज़रूरी है। लेकिन इस संबंध में क्योंकि ये संवेदनशील मुद्दा भी है, तो ऐसे में किस प्रकार से सकारात्मक सोच रखकर विकास के कार्यक्रमों में युवाओं की भागीदारी हो सके, इसके लिए नेहरू युवा केंद्र हनुमानगढ़ के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य वक्ता डॉक्टर केंद्र प्रताप ने कहा कि वर्तमान समय में सोशल मीडिया का दुरुपयोग युवाओं में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसके माध्यम से साइबर क्राइम की घटनाएं भी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया का सदुपयोग हम जरूरी कार्य होने पर ही करें ताकि इससे होने वाली दुर्घटनाओं से बचा जा सके। इस प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल हमारे द्वारा कैसे किया जा सकता है, जैसे दिलीप ने बताया, एक सवाल हमने किया था कि हमारे युवा साथी ने ये बात बहुत अच्छी बताई। आप लोग सब, आपको पता है कि सोशल मीडिया का अच्छा प्रभाव है, बुरा प्रभाव है, कितना यूज करना चाहिए, कितना यूज नहीं करना चाहिए, इसमें हम लोग सही तरीके से पहचानना शुरू हो गया, शुरुआत हो गई है। आप सब युवाओं ने बहुत अच्छा ये मतलब सबको पता चल गया, युवा जानता है कि मुझे क्या करना है। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग एक व्यवसाय के रूप में, एक टाइम पास के रूप में सोशल मीडिया का उपयोग में जो ले रहे हैं, कि थोड़ा सा अपने को रोकना पड़ेगा। इसके लिए हमें खुद को शुरुआत पहले हमें करनी पड़ेगी, फिर हम नीचे ग्राउंड तक इसको ले जा सकते हैं। अब सोशल मीडिया की हम बात करें, सबसे पहले फेसबुक आता है अपना। फेसबुक में अपने यूज करते हैं। पहले क्या है कि जो प्लेटफॉर्म बना वही क्यों बना हुआ है,
इसका उद्देश्य क्या था बनाने का? इसका सिर्फ एक ये उद्देश्य था कि बड़ी टेक्नोलॉजी जो कंपनियां थी वो चाहती थी कि किसी भी प्रकार की एडवर्टाइजमेंट या शांति जानकारियां जो हैं, जो उपयोगी जानकारियां हैं, वो हम पूरे देश में, पूरे राष्ट्र में एक साथ जोड़ें, अपने विचारों को आगे पहुंचाएं और वो काम करें। जिला युवा अधिकारी भूपेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अगर हम सोशल मीडिया पर बिना प्रामाणिकता की किसी भी सूचना का आदान प्रदान करते हैं तो इसका बड़ा दुष्प्रभाव है। अगर हमने किसी भी ग्रुप में बिना प्रामाणिकता जांचे गलत सूचना शेयर कर दी तो उसके दुष्परिणाम सामने आते हैं। इसलिए आज के समय में युवाओं के लिए जरूरी है कि वह सकारात्मक सोच रखते हुए सोशल मीडिया पर प्रामाणिकता के साथ ही सूचना शेयर करें। तो सोशल मीडिया को लेके हम बिना प्रामाणिकता के किसी भी इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान करते हैं तो वो एक बहुत लोगों में इसका एक दुष्प्रभाव है। और किसी ग्रुप में हमने कोई गलत इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी बिना उसका प्रामाणिकता की जांच किए तो हम लोगों को उसके दुष्परिणाम सामने आते हैं। तो इसी सकारात्मक सोच रखते हुए युवाओं को आज के टाइम में ज़रूरत है कि वो सकारात्मक सोच रखते हुए और अपनी इन्फॉर्मेशन को एकदम प्रामाणिकता के साथ आगे भेजें। ग्राम पंचायत 2 केंद्र स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय इन दिनों शिक्षा विभाग की अनदेखी का शिकार हो रहा है। आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध न होने से लगातार नामांकन गिरता जा रहा है। विद्यालय परिसर में न चारदीवारी बनी हुई है और न ही पीने के पानी की व्यवस्था। भीषण गर्मी के मौसम में बच्चों के साथ स्टाफ को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा शौचालय भी निर्माणाधीन है। 2 माह पहले शुरू हुआ शौचालय बनाने का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ। इन सब के चलते अभिभावक अपने बच्चों की टीसी कटवा रहे हैं। देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। अध्यापिका किरण कौर ने बताया कि विद्यालय में सुविधाओं का अभाव है, इस कारण बच्चों का ठहराव नहीं हो पा रहा। विद्यालय में पानी, बच्चों के खेलने, शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं। गर्मियों में सबसे अधिक परेशानी पानी को लेकर खड़ी हो जाती है। बच्चे अपने घर से बोतलों में भरकर पानी साथ ला रहे हैं। मात्र 2 कक्ष में कक्षा 1 से 5वीं तक का स्कूल चल रहा है। विद्यालय में करीबन 90 बच्चे अध्ययनरत हैं। रोजाना करीब 65 बच्चे स्कूल आ रहे हैं। पोषाहार बनाने की भी उचित व्यवस्था नहीं। उन्होंने बताया कि विद्यालय में ग्राम पंचायत की ओर से शौचालयों का निर्माण करवाया जा रहा है, जो अभी निर्माणाधीन है। करीब 2 माह बाद भी शौचालयों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि आसपास के ग्रामीण बरसाती पानी भी स्कूल परिसर में छोड़ देते हैं। कचरा भी विद्यालय परिसर में ही डाला जाता है। अगर उन्हें रोकते हैं तो वे लड़ाई झगड़े पर उतारू होते हैं। यहाँ पर विद्यालय में इतनी परिस्थितिवश विद्यालय नहीं है बन पा रहा, जिससे बच्चों का टिकाव नहीं बन रहा है। यहाँ पर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चों के खेलने की कोई व्यवस्था नहीं है, शौचालय की कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ 2 कमरों में पूरा प्राइमरी स्कूल 1 से लेकर 5 तक क्लासें, जिसमें 90 के तकरीबन बच्चे हैं, चल रहा है। नया पोषाहार बनाने की, खिलाने की कोई किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। बाहर का गंदा, बरसात के दिनों में गंदा पानी स्कूल में छोड़ते हैं और यूँ कहते हैं ये हमारा है, हमारी प्रॉपर्टी, हम तो यहाँ कचरा भी फेंकेंगे, यहाँ हमारा पानी भी आएगा। तो हम अगर रोकते भी है तो सर वो लड़ने के लिए हमारे पर तैयार रहते हैं हर समय। उन्होंने बताया कि विभागीय अधिकारियों को अवगत करवाने के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हुआ। वहीं ग्राम पंचायत सरपंच का भी कहना है कि वे भी कुछ नहीं कर सकते। 4 दीवारी का प्रस्ताव आया हुआ है, लेकिन वह कब बनेगी उसका पता नहीं। पानी पीने में लघु शंका के लिए बच्चे बार बार घर जाते हैं। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से समस्या की तरफ ध्यान देने की मांग की। अब गर्मियों के दिनों में पानी की इतनी समस्या है, अगर घर पे भेजते तो सर घर वाले भी लड़ने के लिए आ जाते हैं, हमारे बच्चे घर क्यों भेज रहे हो यहाँ पर। सर घर से लेके आ रहे हैं, घर से लेके आ रहे हैं वो पानी, वो बोतल लेके आते हैं, वो आधी डोल देते हैं, आधी पीते हैं, फिर चल पड़ते हैं। अगर ना पीने को दो तो सर इस गर्मी में खुद को पता है कितनी परेशानी होती है अगर पानी ना पिए तो। अपनी तरक्की हुई है अधिकारियों से, लेकिन और सरपंच की तरफ से तो कोरा जवाब है, कहते हम अभी कुछ नहीं कर सकते। 4 दीवारी का प्रस्ताव आया हुआ है, लेकिन सर कब बनेगी उसका कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी तक शौचालय भी नहीं बने हैं। पानी में भी समस्या है, पानी हम घरों में से लेते हैं, फिर खाना बनाने की भी समस्या हमें। बच्चा बाथरूम नहीं है, बच्चे घर पे जाते हैं बाथरूम करने, बहुत समस्या यहाँ हो रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही। 4 दीवारी नहीं है, बच्चे कूद बाहर चल जाते हैं। 4 दीवारी करवाई जावे, स्कूल सारा कंप्लीट कराया जाए, पानी की समस्या दूर करी जाए। घरों में से ले आते, घरों में से भी नहीं लोग के भरने देते। बहुत घटती जा रही है, लोग टीसी के टाक लेके जा रही है। हम घर से पानी लेने जाते हैं, यहाँ पे समस्या तो है, हम बाहर बैठते हैं 2 रूम में, और हमारे खाना भी बाहर ही बनता है,
हम खाना बाहर खाते हैं और तो बाथरूम भी हम घर पे करते हैं और टॉयलेट भी। जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक रामेश्वर कोदारा ने बताया कि उन्होंने सूचना मिलने पर संबंधित स्कूल का विजिट किया। अध्यापकों की रीट परीक्षा को लेकर ड्यूटी के चलते शुक्रवार को स्कूल में अवकाश किया गया। स्कूल की 4 दीवारी छोटी है, विद्यालय परिसर भी ऊंचा नीचा है। स्कूल में किचन शेड की भी आवश्यकता है और शौचालय निर्माणाधीन है। इस संबंध में सरपंच से बात की गई तो उन्होंने 15 दिन में शौचालय का निर्माण पूर्ण करवाने की बात कही है। ये वीडियो देखने के तत्काल पश्चात मैंने संबंधित स्कूल का विजिट किया तो आज संबंधित अध्यापक उनकी रीट में ड्यूटी के कारण आज बच्चों को अवकाश किया गया है, उपलब्ध नहीं थे। लेकिन जो वीडियो आपने दिखाई उसी के अकॉर्डिंग वास्तव में स्कूल के अंदर 4 दीवारी सामने से बहुत छोटी है और विद्यालय का जो परिसर है वो थोड़ा ऊंचा नीचा है और किचन शेड की वहाँ आवश्यकता है और शौचालय निर्माणाधीन है। तो इसके संदर्भ में मैंने सरपंच साहब से बात करी तो सरपंच साहब ने बताया कि मैं 15 दिन के अंदर अंदर जो शौचालय का निर्माणाधीन है ये मैं कंप्लीट करवा दूंगा। मैंने उनसे आग्रह किया कि स्कूल के अंदर जो जगह उबड़ खाबड़ है इसका समतलीकरण या भर्ती भी करवाई जाए, तो इसके लिए भी सरपंच साहब ने हाँ भरी और 4 दीवारी का ऊंचा करने का भी मेरे को आश्वासन दिया कि मैं 15 दिन में इसको व्यवस्थित कर दूंगा। दूसरा, जो पोषाहार संबंधी किचन शेड की वहाँ आवश्यकता है और हमारे कार्यालय तक विद्यालय की ओर से सीबीओ के माध्यम से इसके प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए थे किचन शेड निर्माण के। हमारे विभाग के पास भी इसके बजट प्रावधान होते हैं। तो अभी जैसे ये रीट परीक्षा समाप्त हो जाती है मैं संबंधित संस्था प्रधान से सीबीओ के माध्यम से किचन शेड निर्माण के प्रस्ताव मंगवा करके और निर्धारित बजट स्वीकृत करवा दूंगा और किचन शेड का निर्माण भी शीघ्र करवाने का प्रयास किया जाएगा। और पेयजल की जो है व्यवस्था वो भी संबंधित संस्था प्रधान को कह करके और पीएचईडी में फाइल लगा करके और वाटर कनेक्शन करवाने की कार्रवाई भी शीघ्र करवा दी जाएगी। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत उत्तर पश्चिम रेलवे की ओर से अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आरपीएफ के आईईडी स्किन वैन बैंड रैली गुरुवार शाम को हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुंची। रेलवे अधिकारियों, आरपीएफ, जीआरपी स्टाफ की ओर से आईईडी स्क्रीन वैन और बैंड रैली का स्वागत किया गया। कल जो आरपीएफ तक की तरफ से एक एलईडी वैन और जो आरपीएफ का बैंड था वो आया था, उसका स्वागत हमारे स्टाफ व इधर एडीएन व एसएस के द्वारा किया गया है। इसका उद्देश्य यही है कि हम जो हमारे राष्ट्र की जनता है उसको हमारे आज़ादी के लिए जो भी जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान दिया है हम उनको याद कर सकें। और ये रैली जयपुर से शुरू हुई है और ये कल हनुमानगढ़ में आई थी। यहाँ तक इसने 1859 किलोमीटर तक का रास्ता तय किया है और ये 2 अगस्त 2022 को वापस जयपुर में ही जाएगी। आज उनको भगत सिंह चौक से हरी झंडी दिखाकर बैंड पार्टी को और एलईडी वैन को रवाना किया गया है। और अभी वक्त है एक ब्रेक का।
जंक्शन रेलवे स्टेशन बाउंड्री परिसर में महाशिवरात्रि संघ की ओर से भगवान भोलेनाथ की मूर्ति की स्थापना सावन मास की महाशिवरात्रि के मौके पर 26 जुलाई को की जाएगी। इस उपलक्ष्य में 25 व 26 जुलाई को मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, हवन और यज्ञ कार्यक्रम होंगे। विद्वान पंडितों की ओर से यजमानों के हाथों मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाएगी। भगवान भोलेनाथ की मूर्ति की स्थापना रेलवे बाउंड्री में महाशिवरात्रि संघ हनुमानगढ़ द्वारा की जा रही है। सावन मास के महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर इसकी स्थापना का कार्यक्रम रखा गया है और इसी कड़ी में 25 तारीख को मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा, हवन और यज्ञ पंडितों द्वारा, विद्वान पंडितों द्वारा और जजमानों द्वारा किया जाएगा। जो कार्यक्रम की जो शुरुआत है 25 तारीख और 26 तारीख को 2 दिन कार्यक्रम चलेगा और इसी के कड़ी के स्वरूप जो मूर्ति का जो लगाने का जो ये शहरवासियों द्वारा सहयोग से लगभग 4 महीने ये मूर्ति का कार्य चलते हुए हो गया। मूर्ति मकराना के कारीगरों द्वारा तैयार की गई है और मकराना का प्रसिद्ध जो मार्बल है उस मार्बल की मूर्ति तैयार हुई है। 4.25 फुट की मूर्ति है और जिन 4.25 फुट की मूर्ति और ऊपर ये कुल मिला के 10 फुट की ये मूर्ति लगभग हो जाएगी हाइट पे और बहुत ही शानदार मूर्ति तैयार हुई है सभी के सहयोग द्वारा। 100 साल पुरानी जगह है तो पहली मूर्ति खंडित हो गई थी और दोबारा अब नई मूर्ति का शुभारंभ कर रहे हैं, निर्माण करवाया है। इसका 100 साल पुरानी मूर्ति थी वो हरिद्वार छोड़ेंगे। ये इसका 25 और 26 को प्रोग्राम रखा है और 26 तारीख को इसका हवन करके इसकी मूर्त हो जाएगा और सभी शहरवासियों को संदेश है, प्रार्थना है कि 26 तारीख सुबह लंगर लगेगा, महान लंगर लगेगा, बढ़िया लंगर लगेगा और सारे शहरवासियों को, रेलवे स्टाफ वासियों को आमंत्रित करते हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।